everyone, this is Ritu and you are watching Maths Pirates. So welcome back in your maths classes. कैसे हैं आप सब लोग और आपकी स्टडी कैसी चल रही है, कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सबको पता है कि अभी जो आपका टाइम है वो बहुत ही प्रीशियस टाइम है, ये बोल सकते हो। अभी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है कि आपके अप्रैल में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, तो अभी आपको जो फोकस करना है वो रिवीजन वर्क के ऊपर फोकस करना है। तो अच्छे से एक टाइम टेबल सेट कीजिए और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को कीजिए। आपको लगता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, पहले उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम आपको एक्स्ट्रा देना है। जो लगता है कि ये वाला सब्जेक्ट मुझे थोड़ा कम आता है तो उसको आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। और सबको मिला के कई मोस्टली बच्चों का मैथ्स जो है वो होता है कि है ना, थोड़ा डगमगा जाता है, तो उसी सब्जेक्ट को कि लगता है कि ऐसा है क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस वर्क ज़्यादा होता है, तो उसके लिए आपको नॉर्मली भी एक्स्ट्रा टाइम देना ही पड़ेगा। और जिन बच्चों को लगता है उससे भी ज़्यादा की ज़रूरत है तो अपना एक टाइम टेबल फिक्स कीजिए और उसके बाद अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपके पास एक बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड टाइम बचा है ना। और उसको अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया तो फिर तो आपके मार्क्स भी डगमगा जाएंगे। मार्क्स नहीं, आप ये बोल सकते हो कि आपने पूरे साल अच्छे से मेहनत की और फिर आपकी उस मेहनत का आपको जो रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा, राइट। तो चलिए फिर एक अच्छा सा अपना टाइम टेबल फिक्स कीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। और आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। बेसिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, अब मैं आपको 5.1 आज स्टार्ट कराती हूँ, तो उसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से उन क्वेश्चंस को समझना है। और अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, आपको वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपके कोई भी इशू नहीं है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और होपफुली आपके वहाँ वेदर कैसा है नहीं पता, बट मेरे यहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं और बहुत तूफ़ानी सा मौसम हो रहा है ना। तो आपको भी वो एनर्जी, जैसे एयर में बहुत ज़्यादा एनर्जी है अभी, तो सेम एनर्जी आपको अपने अंदर लानी है और अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज करना है। और अब तक तो सभी ने एक बार ये चैप्टर कर लिया है, अब इसको अच्छे से रिवीजन अगर मिल जाए तो फिर आपका इसके अंदर काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर कह सकते हो आप इसको, क्योंकि इसके अंदर लिमिटेड से फॉर्मूलाज हैं, लिमिटेड सी चीज़ें हैं। तो उसके बिहाफ पे मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ आपका एक भी मार्क्स नहीं कट होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्टली हमें पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज एन एपी? एन एपी इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। तो क्या है, हम डिस्कस कर चुके हैं। एपी क्या होती है भाई? एक लिस्ट होती है नंबर्स की। और कैसे नंबर्स की लिस्ट होती है कि जहाँ पर कोई भी एक फिक्स नंबर है, मान लो मैंने ये स्टार्ट किया 5 से, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि फिक्स नंबर्स की एक लिस्ट होती है जहाँ पर हर एक टर्म कैसे आती है, एक फिक्स नंबर को ऐड करने के बाद आती है, ठीक है। फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, जो पिछली वाली जो टर्म है, पहले वाली जो टर्म है, उसमें एक फिक्स नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, एपी आती है। और उसमें हम फर्स्ट टर्म को एज इट इज रहने देंगे। सो दिस इज माई फर्स्ट वन, यू कैन से दैट दिस इज द फर्स्ट टर्म, सो यू कैन राइट ऑल्सो इट A1, ठीक है। नेक्स्ट मैंने इसके अंदर एक फिक्स नंबर ऐड किया, क्या नंबर ऐड किया? 2 ऐड कर दिया। सो दिस इज 7। अब इसमें फिर से मैं 2 ऐड करूंगी, यहाँ पर देखिए मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 2, तो ये हो गया 5 + 2 7। इसमें 2 ऐड किया मैंने तो ये आ गया मेरे पास 9, ठीक है। 9 में अगर मैं 2 ऐड करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 11। एंड इस टाइप से ये प्रोसेस क्या होगा, चलता रहेगा। और अगर मैं बात करूँ इस 2 की, तो 2 क्या है, यहाँ पर 2 जो है वो एक फिक्स्ड नंबर है। वो क्या था मेरे पास? 2। तो अगर हम किसी भी एक नंबर में, किसी भी एक टर्म में कुछ फिक्स नंबर ऐड करते हुए चलते हैं और वही कंटिन्यूटी प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। फर्स्ट टर्म को एज डी छोड़ के बाकी टर्म्स में 2 ऐड करके अगर हम उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं तो हम बोलेंगे ये क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। इसके अंदर एक कंटिन्यूटी है। कैसे? जो फिक्स नंबर है वो हमने ऐड किया है और जो फिक्स नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन डिफरेंस? भाई कॉमन डिफरेंस का मतलब ये है कि सबके बीच में कॉमन नंबर्स हैं, है ना। इसके बीच में कॉमन 2 है, 2 का डिफरेंस है ना, कॉमन सेम डिफरेंस है सारे नंबर्स के बीच में। सो दिस इज माय फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ टर्म एंड दिस इज गोइंग ऑन।
ठीक है। तो फर्स्ट टर्म थी 5, सेकेंड टर्म में 2 ऐड किया, इसमें भी 2 ऐड किया, सबके अंदर एक फिक्स नंबर्स ऐड हो गए, तो ये हमारी एक एपी सीरीज है, इसको हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अब देखिए इसके क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या था मेरे पास, डी इज द कॉमन डिफरेंस। और कई बार ये आता है क्वेश्चन में कि सीरीज आपको दे दी, वो पूछेगा व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, तो फिर क्या करोगे, हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और थर्ड में से सेकंड को टर्म करेंगे, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो वहां से हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। सो क्या आएगा, 7 - 5 2, 9 - 7 2, सो दिस इज द कॉमन डिफरेंस। और अगर ये सीरीज एपी में नहीं हुई तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं आएगा, मतलब वो सेम नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो ये सब कुछ मैंने सोचा कि क्यों ना फिर से आपको एक बार रिमाइंड करवाया जाए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज और आपको अच्छे से इसको देखना है, और कोई भी डाउट है तो आपको कमेंट करके पूछना है। ठीक है, चलिए देखिए। सो सबसे पहले रीड कीजिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं एनसीईआरटी की बुक से ही करा रही हूँ और आप सबके पास एनसीईआरटी अवेलेबल है, राइट। चलिए तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड यस देखिए भाई, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कह रहे कि आपको जितनी भी सिचुएशन दे रखी है उनसे आपको नंबर्स की लिस्ट जो है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखनी है कि क्या वो है या नहीं। तो फर्स्ट देखिए क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। तो देखिए भाई उसने सिचुएशन दे दी है आपको, और आपको क्या करना है, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको नंबर्स कलेक्ट करने हैं और फिर आपको बताना है कि क्या ये एपी सीरीज में है या नहीं है। तो देखिए क्या है ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, टैक्सी फेयर मतलब टैक्सी का किराया। ठीक है, टैक्सी के किराए की बात हो रही है, तो एक तो फिक्स कर दिया उसने कि भाई 1 किलोमीटर तक तो कितने हैं, 15 रुपीज़ है। उसके बाद जितने भी एडिशनल किलोमीटर्स निकलेंगे, जितने भी एक्स्ट्रा के किलोमीटर वो जाएगा, तो वहाँ पर कितने रुपए, हर किलोमीटर के हिसाब से एडिशनल जो किराया वो ले रहा है वो 8 रुपये लेगा, जबकि फर्स्ट किलोमीटर का उसने फिक्स कर दिया। फर्स्ट किलोमीटर मीन्स A1 यानी कि फर्स्ट टर्म, आपके अकॉर्डिंग तो वो फर्स्ट टर्म होगी। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के टैक्सी फेयर उसने फिक्स किया था और वो कितना है, 15 रुपीज़। साथ के साथ हम अपनी टर्म्स को भी लिखते जाएंगे। सो दिस इज माय फर्स्ट टर्म और मैं इसको लिख सकती हूँ A1। ठीक है, अब टैक्सी फेयर निकाल रहे हैं हम, टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर, जो 2 किलोमीटर का निकालेंगे। तो भाई 2 किलोमीटर में क्या बोला था उसने कि एडिशनल जो फेयर है, एक्स्ट्रा का जो किराया है वो हर किलोमीटर पे कितना है, 8 रुपये एक्स्ट्रा है। तो 15 तो पहले का था और प्लस में कितना हो गया 8, क्योंकि सेकेंड किलोमीटर पे यानी जो दूसरा किलोमीटर वो जा रहा है उसके ऊपर 8 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है। तो 15 + 8 23। ठीक है, तो अब वो 2 किलोमीटर के कितने रुपए देगा, 23। तो इसका मतलब ये मेरे पास कौन सी टर्म हो गई, सेकेंड टर्म। ठीक है, अब हम टैक्सी फेयर निकालते हैं किसका, थर्ड किलोमीटर का। 3 किलोमीटर के वो कितने देगा, 15 + 8, 2 किलोमीटर के 23 दे रहा है। तो आप 23 में ही क्या करोगे, ऐड कर दोगे। 23 में मैंने ऐड किए और 8 रुपीज़ है ना, हर किलोमीटर के साथ उसको 8 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। तो ये कितना आ गया, 31। ठीक है, और ये मेरे पास आ गई थर्ड टर्म। तो ऐसे ही सेम ये प्रोसेस चलता रहेगा। अगर मैं इसके 4th किलोमीटर 4 किलोमीटर का किराया निकालूं तो 31 में 8 और जोड़ दीजिए और ये आ जाएगा 39। तो ये मेरे पास कौन सी टर्म आ गई, 4th टर्म आ गई। तो उसने क्या पूछा था, आपसे पूछा था ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। उसने पूछा पहले तो आप कलेक्ट कीजिए टर्म्स को और उसके बाद बताइए कि क्या ये टर्म्स एपी में है या नहीं है। तो देखिए भाई टर्म्स आ गई मेरे पास 15, 23, 31, 39 और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। बट इतनी टर्म्स क्या, हमें तो 3 से 4 टर्म्स में पता चल जाएगा कि क्या इन सब के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है
या नहीं। तो हम चेक करेंगे। अब चेक करने के लिए मैंने आपको जब इसका बेसिक बताया था तब भी बताया था, और नाउ अभी मैंने जब जस्ट स्टार्ट किया था इस क्लास को तब भी मैंने आपको बताया था कि कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करते हैं। हम हमेशा जो नेक्स्ट टर्म है उसमें से जो प्रीवियस टर्म है उसको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये क्या है मेरे पास, सपोज करो यहाँ पर लिख देते हैं, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, ठीक है, और थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म, यानी उसकी जो नेक्स्ट टर्म है उसमें से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक डिफरेंस आ जाएगा। सो 23 माइनस 15 हाउ मच, 8। 31 माइनस 23 कितना आया भाई, 8 आया। 39 माइनस 31 कितना आया, 8 आया। तो आप लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर जो डिफरेंस था ना, जो डी की वैल्यू थी वो क्या है, सेम है। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम हुआ तो इसका मतलब कि जो ये सीरीज है वो कैसी है, वो AP के अंदर है। तो आप जनरली, मैंने यहाँ पे A2 माइनस A1 ये बताया, जनरली हम इसको किससे डिनोट कर देते हैं, AK+1 माइनस AK, ठीक है, कि भाई ये K+1th टर्म थी उसमें से kth टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब एक बड़ी टर्म थी उसमें से उससे छोटे वाले टर्म को क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब इस टाइप से हमने निकाला तो कॉमन डिफरेंस सब में क्या आया, सेम आया। तो डिफरेंस क्या आया, सब में सेम। सो वी कैन से दैट दिस सीरीज इज इन AP के अंदर ये सीरीज है। और साथ में अगर हमें इसकी फर्स्ट टर्म भी बतानी है और कॉमन डिफरेंस भी बताना है तो भी हम बता सकते हैं। क्या बताएंगे, इसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या है, A1 इज द फर्स्ट टर्म एंड यू कैन से दैट इट इज 15। सो फर्स्ट टर्म आ गई मेरे पास 15 और कॉमन डिफरेंस क्या आया भाई, बताओ जल्दी से, कॉमन डिफरेंस कितना है, 8। तो ये आ गया इसका कॉमन डिफरेंस। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया। आप देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, होपफुली आपको अच्छे से समझ आ रहा है, और अगर आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि फिर आपको जब भी इसकी लेटेस्ट जो रेगुलर वीडियोस हैं उसका लिंक आप तक मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 को जल्दी से रीड करिए। क्वेश्चन इसी टाइप के हैं सारे के सारे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो सेम है, सेकंड में फिर कुछ डिफरेंस मिलेगा, बट फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सिचुएशन को रीड करना है और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व करना है। सो व्हाट इज माय सेकंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। देखिए भाई क्या कह रहा है कि एयर, जो सिलेंडर के अंदर एयर प्रेजेंट है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। कह रहे एक वैक्यूम पंप से जब उसको रिमूव किया जाता है तो हर टाइम जितनी बार पंप को प्रेस किया जा रहा है, उसको रिमूव किया जा रहा है वहाँ से एयर को, तो हर बार 1/4 उसका क्या कर रहा है, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, जितनी उसके अंदर बची हुई है ना उसका 1/4 पार्ट रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पर x लूँ, क्योंकि मेरे को अननोन क्वांटिटी है, मुझे नहीं पता सिलेंडर के अंदर कितनी क्वांटिटी फिल है, ठीक है, नहीं पता मुझे, तो मैं x लेती हूँ, फिर उसका 1/4 निकालती हूँ, फिर उसका 1/4 निकालती हूँ, तो क्वेश्चन तो ऐसे भी सोल्व हो जाएगा, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा टिपिकल बोल सकते हो आप। तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा ईजी बनाते हैं और कोई एक ऐसी मेज़र कर लेते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जो कि 1/4 जब निकाले तो इजीली सोल्व हो पाए। तो इसलिए हम यहाँ पर 16 किलोमीटर मुंह से निकल रहा है, किलोमीटर नहीं, क्योंकि हम क्या एयर की बात करें तो वो लीटर में होगी, है ना। तो हम क्या करते हैं 16 लीटर यहाँ पर मेज़र कर लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 16 लीटर मेज़र कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा लैट, क्योंकि जितना वॉल्यूम होगा सिलेंडर का एयर भी तो उतनी होगी उसके अंदर, राइट। सो लैट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, लैट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कितना लेट कर ले भाई, 16 लीटर लेट कर ले। फिर हर बार क्या होगा, उसका 1/4 रिमूव करेंगे तो वो इजी हो जाएगा वहाँ से रिमूव करना, ठीक है। तो इसका मतलब 16 लीटर ऑलरेडी उसका वॉल्यूम है तो एयर भी उतनी होगी। तो मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है वो आ गई 16, फर्स्ट टर्म क्या आ गई मेरे पास 16 आ गई। अब हर बार पंप से क्या है, एयर रिमूव हो रही है, ठीक है। सो एयर प्रेजेंट, एयर
एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर वो तो सेम ही हो गया, ठीक है, तो इसको हम रिमूव करते हैं यहाँ से, तो 16 आ गई मेरी फर्स्ट टर्म। अब है एयर रिमूव हो रही है हर बार, सो एयर रिमूव्ड बाय पंप। कितनी एयर रिमूव कर रहा है भाई, 1/4 रिमूव कर रहा है, तो यहाँ है 16 और जब मैं इसका 1/4 रिमूव करूंगी तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, यानी कि 4 लीटर क्या हो गई यहाँ पर रिमूव हो गई, ठीक है, 4 लीटर रिमूव हो गई। तो आप इसको सेकेंड टर्म मत बोल देना, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि बच्चे ये टोटल तो 16 थी उसमें ऑलरेडी, ये एक बार में उसने रिमूव की, बट वो बात किसकी कर रहा है, वो रिमेनिंग एयर की बात कर रहा है। तो अब हम कहेंगे ये तो एयर रिमूव थी, अब एयर प्रेजेंट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, ठीक है भाई, फर्स्ट रिमूवल के बाद कितनी एयर प्रेजेंट है उसके अंदर, पहले थी 16, अब 4 उसने उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दी, तो कितनी एयर प्रेजेंट है, 12 लीटर। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो 12 लीटर है ना वो हमारी क्या है, सेकेंड टर्म है, ठीक। अब देखिए नाउ फिर से एयर को रिमूव करेंगे, एयर रिमूव्ड बाय पंप कितनी होगी, जो रिमेनिंग है ना, खुद उसने बोला है कि जब एयर को रिमूव कर रहे हैं तो रिमेनिंग में से रिमूव कर रहे हैं, तो रिमेनिंग कितनी है अब 12। तो सेकेंड बार जब फिर से पंप को हमने रिमूव करने के लिए प्रेस किया तो फिर से उसका 1/4 रिमूव होगा, तो ये आ जाएगा 4 3 12, यानी कि 3 लीटर। सो अब उसके अंदर कितनी बची हुई है, कितनी प्रेजेंट है सिलेंडर के अंदर, सो एयर प्रेजेंट आफ्टर सेकेंड रिमूवल, जो सेकेंड टाइम पे रिमूव किया उसके बाद कितनी एयर प्रेजेंट है, तो पहले कितनी थी 12, अब 3 फिर से हमने उसको रिमूव कर दिया तो कितनी बची 9 लीटर। तो ये सेकेंड टर्म थी, तो अब मेरे पास थर्ड टर्म कितनी आ गई, 9 आ गई। सेम प्रोसेस में फिर से करूंगी कि एयर फिर से रिमूव करेंगे हम, अब मैं शॉर्ट में कर रही हूँ, मेरे पास कितना लीटर है 9, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी 9 का 1/4, तो ये आ जाएगा 9/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9/4 लीटर आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, इसको जो रिमेनिंग थी उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 9 - 9/4, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 4, 9 4 जा 36, 36 - 9 25, ठीक है, तो ये आ जाएगा 25/4। तो हमें फ्रैक्शन वाली टर्म में पढ़ना ही नहीं है, हमारे पास 3 है और उसी से डायरेक्ट दिख रहा है कि इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, डिफरेंट है। तो मैं देखो यहाँ पर एक बार आपको लिख के दिखा रही हूँ कि हमारे पास जो टर्म्स हैं वो क्या क्या आई हैं। सो फर्स्ट टर्म इज 16, सेकेंड आई 12, थर्ड आई थी मेरे पास 9 और फोर्थ आई थी 25/4, ठीक है। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप फोर्थ टर्म निकालें क्योंकि थोड़ी बड़ी भी है, आप 3 से भी काम चला सकते हैं, लेकिन अगर आप फोर्थ टर्म निकालोगे तो और ज़्यादा क्लियर रिजल्ट्स आएंगे, है ना। तो देखिए अब मैंने यहाँ पर 3 टर्म्स को निकाल लिया क्योंकि मुझे सबसे पहले तो टर्म्स ही कलेक्ट करनी थी। अब ये AP में है या नहीं ये फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, A2 - A1 कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, A3 - A2, तो ये कितना आ गया मेरे पास बताइए भाई, 12 - 16 -4, ठीक है। नेक्स्ट 9 - 12 -3, तो इसलिए मैं कह रही थी कि यहाँ पर सेकंड टर्म की तो ज़रूरत है, फोर्थ टर्म की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए कॉमन डिफरेंस तो यहीं से पता चल रहा है, कैसा है, सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सेम नहीं है। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है आप बोल सकते हो D या फिर कॉमन डिफरेंस, D को बोल सकते हो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो यू कैन से दैट this series is not in AP लिख सकते हो, नॉट इन AP में नहीं है, या फिर नॉट एन AP नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ पर फोर्थ टर्म निकालो ही नहीं, 3 से काम बन रहा है तो फोर्थ की ज़रूरत ही क्या है, राइट। बताइए भाई समझ आया क्वेश्चन, आई होप इजीली आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, एक बार रीड कर लीजिए अच्छे से।
क्वेश्चन को देखिए, जब तक आप अच्छे से रीड नहीं करोगे तो वो समझ नहीं आएगा, और अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आया तो फिर आप, वो तो एक तुक्के वाली बात हो जाती है कि समझ तो आया नहीं और भाई शुरू हो जाओ क्वेश्चन करने के लिए, जैसे भी निकले बस उसको सोल्व कर दो, तो वो फिर चीज़ें वो हो जाती है कि बस सोल्व करने तक मतलब है। जब तक आप उस सब्जेक्ट को इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ोगे ना, तो फिर आपको क्वेश्चंस करने में भी मजे नहीं आएंगे। आप एक क्वेश्चन करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे और फिर बुक को उठा के रख दोगे। लेकिन जब आप इंटरेस्ट करके सोल्व करना शुरू करोगे ना क्वेश्चंस को, तो फिर सारे क्वेश्चंस करेगा सोल्व करने का, और ऊपर से आप पूरी एक्सरसाइज को एक बार एक जगह बैठ के सोल्व कर पाओगे। तो कंसंट्रेट कीजिए, और क्योंकि अभी पीक टाइम चल रहा है आपका पढ़ाई का, स्टडी का, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए भाई, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो कह रहा है कॉस्ट ऑफ जो डिगिंग है ना भाई, वो क्या है, फर्स्ट कह रहा है आफ्टर डिगिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, फर्स्ट जो कॉस्ट है वो ₹150 है। उसके बाद जितने भी सब्सिक्वेंट मीटर्स आए उसमें हर एक में 50-50 रुपीज़ ऐड करेगा, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था कि पहले फर्स्ट किलोमीटर था उसका किराया फिक्स कर दिया, उसके बाद जितने भी एडिशनल मीटर्स आए, जितने भी एक्स्ट्रा के मीटर्स कवर किए, उसका अलग से किराया फिक्स करके बता दिया कि हर मीटर का 8 रुपये लगेगा, हर मीटर का 8 रुपये लगेगा, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ है, तो क्या लिखेंगे, थर्ड पार्ट है ये मेरा, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल आफ्टर, क्या है भाई ये, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग कितना है, ₹150। सो दिस इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टर्म। अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है द फर्स्ट मीटर फॉर द फर्स्ट मीटर, और ये क्या है, डिगिंग फर्स्ट मीटर के लिए है भाई ये, एंड एडिशनल फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, और कह रहा है उसके बाद 50-50 बच गए, तो कह रहा है कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल, ये फर्स्ट मीटर है। नाउ फॉर द सेकेंड मीटर के लिए क्या हो जाएगा भाई, 150 है, हर एक मीटर पे कितने रुपीज़ बढ़ रहे हैं, 50, तो अब हो गया 200। नेक्स्ट थर्ड मीटर के लिए आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये ज़्यादा ठीक लग रहा है ना, और ये थर्ड मीटर, वो तो लगता है जैसे पोजीशन कुछ लिख रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप देखिए थर्ड में क्या हो जाएगा, 200 + 50, क्योंकि हर एक मीटर के ऊपर 50 रुपीज़ कॉस्ट लग रही है, तो 250, फोर्थ मीटर पर फिर से 250 ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा मेरे पास 300 रुपीज़। और ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। अब चारों टर्म्स को मैं लिखती हूँ क्योंकि ऐसे कंटिन्यू प्रोसेस तो चलता रहेगा, तो हमें शो करना है कि ये एपी है या नहीं है, तो उसके लिए 4 टर्म्स आर इनफ। सो सीरीज को हम लिखेंगे 150, 200, 250, 300, और ऐसे प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। अब देखिए इसके ऊपर मैं थोड़ा सा छोटा सा लिख भी लेती हूँ कि ये कौन कौन सी टर्म्स हैं। अब ये एपी है या नहीं, इसके लिए फिर से कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा A2 - A1, A3 - A2, तो ये आएगा 200 - 150, कितना है 50, 250 - 200 50, और सेम 300 - 250 कितना आएगा 50, तो उसको भी हम लिख देते हैं यहाँ पर A4 - A3। सो कॉमन डिफरेंस आर सेम इन एवरी कंडीशन, तो आप क्या बोल सकते हो, सो दिस सीरीज इज इन एपी, ये जो सीरीज है वो किस में है, एपी में है, और यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है A1 वो है 150, एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है 50 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो क्वेश्चन तो भाई ये भी बिल्कुल इजी सा है, सेम ही है, बट थोड़ा सा इसके अंदर कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा है, तो हम इसको सोल्व करेंगे
अदरवाइज मैं सोच रही थी कि बाकी मैंने पार्ट सारे मैंने करा दिए और लास्ट पार्ट आप करोगे, बट मुझे लग रहा है कि इसके अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा है तो मुझे करा देना चाहिए। ठीक है, देखिए तो फिर अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बोल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला तो शायद आता होगा, है ना, आपने 8th में पढ़ा था, याद है सबको क्या होता है? जल्दी से अपनी नोटबुक में लिख के देखिए। देखो क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, जब आपको रुपीस दे रखे हैं और आपको 8% पर एनम रेट भी दे रखा है। तो देखिए पार्ट है ये फर्स्ट का फोर्थ, और फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, रुपीस है मेरे पास 10,000। ठीक है, कितने रुपीस है, तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ इसको प्रिंसिपल वैल्यू जो मेरे पास है वो 10,000 है, और जो रेट है मेरे पास वो यहाँ पर है 8% पर एनम, 8% पर एनम। और ये बात कर रहा है अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। ठीक है, तो देखो फिर वो क्या निकलेगा मेरे पास, अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर, अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर 1 ईयर। भाई 1 ईयर के बाद अमाउंट ऑफ मनी क्या होगी, तो सिंपल सा सीधी सी बात है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख रही हूँ अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r बाई 100 रेज टू पावर n, एन डिनोट्स हियर टाइम, n किसको डिनोट करता है, टाइम को। और जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, a का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मिश्र धन, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, और ये आ गया 1 प्लस r का मतलब रेट का मतलब दर, और n का मतलब क्या होता है, टाइम मतलब समय। ठीक है, तो फॉर्मूले में अगर आपको कहीं, क्योंकि कॉमनली एक सीधी सी बात है कि पूरे को तो हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट हाँ जहाँ पर फॉर्मूला मेन होता है, इतनी नॉर्मल लैंग्वेज तो हर कोई समझता है, जो थोड़ी सी जो मैं बोल रही हूँ ऐसा नहीं है कि प्योर इंग्लिश में ही बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो नॉर्मल सी लैंग्वेज है वो समझ रहे हो आप, लेकिन हाँ जहाँ पर फॉर्मूला है, क्योंकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने ये वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है तो वो इसको ध्यान दे ले। क्या होता है, मिश्र धन इक्वल्स टू मूलधन मल्टीप्लाई 1 प्लस दर अपॉन 100, और जो पावर है वो क्या आ गई, उसका समय आ गया, उसका जो टाइम है वो आ गया। तो अब हम इसी को अप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो प्रिंसिपल वैल्यू है तो वो आ गई मेरे पास 10,000, 1 प्लस रेट क्या है इसका 8 अपॉन 100, और टाइम कितना है, हर साल की बात कर रहा है, वो क्या कह रहा है, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल की बात कर रहा है, तो 1 साल के लिए 1 लगा दें, यहाँ पर सोल्व कर दो भाई, 4 से 4 2 जा 8, और ये कितना हो गया 25, सोल्व कर लो भाई, 10,000 मल्टीप्लाई, अब ये आ गया 1 प्लस, इधर लिख रही हूँ मैं 1 प्लस 2/25, यही है, पूरा सोल्व करके अच्छे से दिखा रही हूँ, आप इसको साइड में करके यहाँ पर इतना लिख के डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, साइड में करके सोल्व करके दिखा सकते हो। और देखिए यहाँ पर है 10,000, एलसीएम ले ले तो ये आ जाएगा 25 × 25 प्लस 2, 27/25। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, फिर सेकंड टर्म लेंगे तो फिर उसमें कॉमन लोगे, और कई बच्चे क्या है वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, बिना कैलकुलेशन के भी कर सकते हो, पहले ये टर्म ली, फिर नेक्स्ट टर्म में इसका स्क्वायर आ गया, उससे नेक्स्ट में इसका क्यूब आ जाएगा, फिर उनमें से जब कॉमन लोगे तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर आधे से ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको ये वाला मेथड करा रही हूँ। कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी कर लेना, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन तो है भाई यहाँ पर 25 4 जा, ठीक है, तो 2 0 4 से करो, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 और 2 10। कुछ मैं इसलिए भी ज़्यादा टाइम लगा रही हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, जब आप खुद से करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है भाई, तो ये आ गया 10,800। अब क्या निकालेंगे, अब हम निकाल रहे हैं अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद। तो 2 साल के बाद में क्या फर्क पड़ जाएगा भाई, 10,000 ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस 8/100, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2। तो जो सोल्व किया था एक तरीके से ये बोल सकते हो सब कुछ वैसा ही रहेगा। यहाँ पर जो 27/25 आया था ये 2 बार हो जाएगा, 27/25 और 27/25 हो जाएगा 2 बार। अब क्या कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग चला सकते हैं हम, यहाँ पर थोड़ा सा चला सकते हैं। वो क्या, या तो आप इसको पूरा कैलकुलेट करो या फिर इतना पार्ट यहाँ से चुरा लो,
इतना पार्ट यहाँ से चुरा लो, सेम ही तो चीज़ है और सेम की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पर रखो ना उसको। तो यहाँ पर इतना सोल्व कर लिया, अब मैंने क्या किया यहाँ पर रखा, क्योंकि मुझे तो कैलकुलेशन करनी है ना, सीरीज निकालनी है। तो ये आ गया मेरे पास 10,800 मल्टीप्लाई दिस, ठीक है। या आप वैसे भी कर सकते हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब वैसे करते। देखो अब इसको सोल्व करते हैं, 25 से करें, 25 4 जा 100, 8 बचा यानी 80 आ गया, 25 3 जा 75 और 25 2 जा 50, ठीक है। कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, 432 को 27 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 11,664 रुपीज़ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 2 साल का आ गया। लेकिन कम से कम कितने टर्म्स चाहिए? 3 टर्म्स तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, तो थर्ड टर्म को फिर से निकालना पड़ेगा। तो जल्दी से देखिए थर्ड टर्म क्या आएगी मेरे पास, ये आ जाएगी, शॉर्ट में करूँ, अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर, तीसरे साल की जो अमाउंट आएगी वो आएगी 10,000 मल्टीप्लाई, सेम इसका क्या हो जाएगा क्यूब, तो ये आएगा 27/25, 27/25, 27/25, यही आएगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अब आप इसको सोल्व करोगे। तो यहाँ तक तो मैं सोल्व कर चुकी हूँ ऑलरेडी, यहाँ पर सोल्व किया था ना, 2 इयर्स का तो निकाल चुके हैं। तो इसको मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, 11,664 मल्टीप्लाई 27/25, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा, मैं यहाँ पर सोल्व नहीं कर रही हूँ इसको, क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशन है, ये आप मुझे सोल्व करके बताओगे। क्योंकि देखो एक सीधी सी बात आपको कुछ नज़र आ रही हो इसमें, तो वो क्या है कि यहाँ है 64, 25 से तो बेटा ये कंप्लीट तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 25 से डिवाइड करने के लिए या तो यहाँ पर 0 हो या फिर यहाँ पर 5 हो, और वो दोनों ही चीज़ यहाँ पर नहीं है। ना ही इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा कुछ आ रहा है कि 0 और 5 हो, कि भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें और फिर 25 से डिवाइड करें तो हमें कंप्लीट नंबर मिले। सो कंप्लीट नंबर तो मिलने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कुछ डेसिमल में आएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई नंबर कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तो आंसर डेसिमल में आता है। तो अगर ये डेसिमल में आया तो क्या कॉमन डिफरेंस सेम होगा या नहीं होगा, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है A1, ये तो हमारी आई थी A1 और ये आ गई हमारे पास A2, और जो ये आंसर आएगा ये मेरे पास आएगा A3, और जो A3 आएगा वो आएगा डेसिमल में। तो क्या कॉमन डिफरेंस सेम हो सकता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और नेक्स्ट कल की क्लास में फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। तब तक आप मुझे इसको कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी आगे के क्वेश्चंस करेंगे तो फिर काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी। तो जो जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो कल की एक ही क्लास में सारे फिनिश कर देंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़े छोटे हैं। ये स्टेटमेंट के साथ थे तो मैंने इनको थोड़ा ज़्यादा टाइम देके आपको अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो आपको कैसे लगे सारे क्वेश्चन, समझ आए या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।